हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट कर ली थी और हमने परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, परसेंट पी बाई वी के बारे में पढ़ा था और उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है ये भी हमने देखा था। इसके अलावा हमने एक इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ी थी, वो थी आपकी मोलेरिटी। ठीक है, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। वो एक इम्पोर्टेंट टर्म थी, तो वो आपको याद रखनी है। ठीक है, आज हम कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट जो आती है आपकी, वो आपकी फोर्थ तो हमने बता दी थी। फिफ्थ आपकी जो टर्म है वो है आपके मोलेलिटी। मोलेलिटी इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलेरिटी हमने पढ़ी थी कैपिटल एम। ठीक है, ये आपकी मोलेलिटी जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, देखिए इसमें और मोलेरिटी में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट सेम ही मान लेते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है ना, मोलेरिटी और मोलेलिटी में डिफरेंस होता है। अगर इसकी हम जनरल डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि मोलेरिटी की क्या डेफिनेशन थी, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आएगा मोलेरिटी की। अगर मोलेलिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वी कैन से number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent। 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, वहां 1 लीटर किसका था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। यहाँ पे क्या है, सोलवेंट का मास है 1 किलोग्राम, ये ध्यान रखना आपको। तो स्मॉल एम अगर हम लिखें तो हम क्या कह सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। यहां जो आपको मास लिखना है वो किस में लिखना है, केजी में। वहां वॉल्यूम किस में आता था, लीटर में। यहाँ मास किस में आएगा, केजी में। और अगर ग्राम में दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। क्लियर, ये आपकी मोलेरिटी। ठीक है, देखिए मोलेरिटी और मोलेलिटी में एक और डिफरेंस भी होता है कि मोलेलिटी में जो हम निकालते हैं, जो हमने लिखा था मोलेरिटी कैपिटल एम, मोलेरिटी उसमें हमने निकाला था नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। उसमें वॉल्यूम आता है, मतलब एम बाई वी, वी का टर्म यूज में आता है। यहाँ पे है मोलेलिटी। ठीक है, यहाँ पे मोल्स सोल्यूट के हैं, मतलब मास अपॉन मोलर मास, और नीचे भी आपका मास है सोलवेंट का। तो ये टर्म आता है आपका डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की टर्म में, मतलब ऊपर भी मास आता है नीचे भी मास। जबकि मोलेलिटी में क्या होता है, ऊपर मास आता है लेकिन नीचे क्या आता है, वॉल्यूम का टर्म आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम टेम्परेचर से रिलेट करें इन दोनों टर्म्स को, मोलेरिटी और मोलेलिटी को, तो जो आपकी मोलेरिटी है, मोलेरिटी कैपिटल एम, इसमें वॉल्यूम है और वॉल्यूम होता है टेम्परेचर पे डिपेंड। टेम्परेचर चेंज करने पे आपका वॉल्यूम चेंज होता है, बट मास चेंज नहीं होता है। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि जो आपकी मोलेरिटी है, मोलेरिटी ये वाली टर्म इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और वी कैन से, इसको हम क्या कर सकते हैं, और चेंज विथ टेम्परेचर, चेंज विथ टेम्परेचर। ये तो आपकी चेंज होती है, बट जो आपकी मोलेलिटी वाली टर्म है, बट मोलेलिटी इज इंडिपेंडेंट। इसमें ऊपर भी डब्ल्यू है नीचे भी डब्ल्यू है, इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑन ऑफ टेम्परेचर। ये आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम की जितनी भी टर्म्स है, इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो कि वॉल्यूम की जितनी भी टर्म्स हमने पढ़ी है वो सब टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे परसेंट डब्ल्यू बाई वी पढ़ा था, इसके अलावा हमने परसेंट वी बाई वी भी पढ़ा था। ठीक है, तो वो भी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड रहेगी, लेकिन आपकी ये मोलेलिटी और परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ये टर्म जो है आपके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं रहेगी। ठीक है,
तो जिस टर्म में मास आ रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है, जिस टर्म में वॉल्यूम आ रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। ठीक है, अब दूसरी बात हम इसके ऊपर ही देखें, अगर इसमें एक टर्म भी आता है वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ। एक आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक टर्म यूज में होता है SG। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी कभी क्वेश्चंस में दे दी जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं उस सब्सटेंस की डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इट इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस with respect to density of water, density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आपको पता होगा और नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो होती है आपकी 1 ग्राम पर ml। क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए, नहीं ध्यान है कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इससे होता क्या है, देखिए, एक तो डेंसिटी जो वाटर की होगी ग्राम पर ml में होगी। ठीक है, ये भी आपकी ग्राम पर ml होगी, ये जो डेंसिटी होगी ये भी आपके ग्राम पर ml में होगी। तो ये ऊपर से और नीचे से दोनों से कैंसिल हो गई। तो ये जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है ये आती है यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या आती है? यूनिटलेस क्वांटिटी। मतलब जैसे अगर क्वेश्चन में कभी आपको दिया हो कोई सब्सटेंस है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है, इसका मतलब क्या है? उस सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है? 2 ग्राम पर ml। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि कोई सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी है 5 ग्राम पर ml, उसका मतलब क्या है? उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है? 5, यूनिटलेस। ठीक है, ये अर्थ होता है। कभी कभी क्वेश्चन में डेंसिटी की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम डिफाइन करते हैं सॉलिड, लिक्विड और एक्वस केस, एक्वस के लिए हम कह सकते हैं डिफाइन फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स और एक्वस। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन की जाती है। ठीक है, इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर एक दो छोटे मोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए अब हम क्या करते हैं, एक दो छोटे मोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपकी अच्छे से क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपको कैलकुलेट मोलैलिटी, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ a solution in which 2.8 gram KOH is dissolved in 800 gram water। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट मींस मास डिवाइड बाय मोलर मास। KOH का मोलर मास कितना होता है?
56, ठीक है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट 800 ग्राम आपको क्या दिया हुआ है, वाटर, जो आपका सोलवेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको सोलवेंट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जो आपका आएगा सोलवेंट का आएगा 800 ग्राम, लेकिन अपने को क्या करना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, या फिर इसको आप लिख लीजिए 0.8, ठीक है। 2.8 डिवाइड बाय 56 इंटू 0.8, 0.8 से पॉइंट कैंसल, 28 डिवाइड बाय 56 इंटू 8, 28 से जाएगा 2 टाइम्स, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/6 स्मॉल m, ठीक है। तो इस तरीके से हम छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है आपको कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20% W/W, 20% W/W NaOH सॉल्यूशन। ये आपको फाइंड आउट करनी है। वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए, अगर हम बात करें 20% W/W का मतलब क्या होता है, हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले तो अपने को मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है, वो लिख लो साइड में आप, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या निकालना है, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सोलवेंट। ये अपने को तीन चीजें चाहिए अपने को मोलैलिटी निकालने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, एक इंफॉर्मेशन है 20% W/W, इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूट, अगर मैं कहूं मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, क्लियर। यहां से हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल 80 ग्राम। तो हमारे पास क्या क्या चीज आएगी, मास ऑफ सोल्यूट आ गया 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट NaOH है, उसका मोलर मास होता है 40, मास ऑफ सोलवेंट 80 ग्राम। तीनों चीजें आ गई, फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। मास ऑफ सोल्यूट 20 डिवाइड बाय 40 इंटू 80 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ये 1000 जाएगा ऊपर। इसको सोल्व कर लो, कैसे करेंगे, 20 से जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से 10 से 10 गया, 100 अपॉन 16, या फिर 50 डिवाइड बाय 8 स्मॉल m। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो मोलैलिटी को कभी कभी मोलल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, मोलल, MOLAL, ठीक है। जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि 1 मोलल, 1 मोलल का मतलब उसकी मोलैलिटी कितनी है 1। और एक होता है टर्म जो आपका मोलैरिटी वाला था, उसको हम बोलते हैं मोलर, क्या बोलते हैं, मोलर, R से स्टार्ट है और ये L से स्टार्ट है। और इसको हम बोलते हैं कभी कभी 1 मोलर, क्या बोल दिया जाता है इसको, 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब उसकी मोलैरिटी कितनी है 1 है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसको उनको नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशन, किसके बारे में, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में, दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, और हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम एक इम्पोर्टेंट रिलेशन पढ़ते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी में, कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है वैसे तो ये, बट थोड़ा टिपिकल लगता है स्टूडेंट्स को याद करने में, बट अगर आप इसे याद रख लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहता है, ठीक है ना।
क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाती है और टाइम आपका बच जाता है। ठीक है, देखिए हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, कैसे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी आपको दी हुई है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी। ठीक है ना, मोलैरिटी दी हुई है आपको कैपिटल M, ये क्वेश्चन में आपको दी हुई रहेगी। और आपको डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की। ठीक है, कितनी दी हुई है, D ग्राम पर ml। दो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में हमेशा दी हुई रहेगी। अब देखिए, अब हम जाते हैं मोलैरिटी की बेसिक डेफिनेशन से। मोलैरिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर मीन्स 1000 ml सॉल्यूशन। ठीक है, वहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर इसकी मोलैरिटी M है तो नंबर ऑफ सोल्यूट हम कह सकते हैं N मोल्स ऑफ M मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और वी कैन से 1000 ml सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मोलैरिटी 1 होती, मोलैरिटी आपकी 1 होती, इसका मतलब 1 मोल होता 1000 ml में। मोलैरिटी 2 होती तो 2 मोल्स होते हैं 1000 ml में। मोलैरिटी आपकी क्या है, M है, इसका मतलब M मोल है 1000 ml में। क्लियर, ओके। तो यहाँ से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिली, एक तो क्या मिली, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो है आपके पास M। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन मिली हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये है आपका 1000 ml। क्लियर, अब देखो क्वेश्चन की तरफ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको निकालनी है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी के लिए एक तो चाहिए आपको मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, वॉल्यूम हमें पता है, तो यहाँ से हम मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और वी कैन से W सॉल्वेंट। ठीक है, W सॉल्वेंट डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या होगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 1000 इंटू D। क्लियर है, ये सॉल्यूशन का निकला है। ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 1000 इंटू D। क्लियर, यहाँ से हम मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट डिफाइन कर सकते हैं, W सोल्यूट। बिल्कुल, W सोल्यूट क्या होगा, मास इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं M इंटू मोलर मास नहीं पता है तो हमने लिख लिया M सोल्यूट। ठीक है, यहाँ से हमें मास मिल गया सोल्यूट का, यहाँ से हमें मास मिल गया सॉल्यूशन का। इन दोनों से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होगा वो 1000 इंटू D माइनस मास ऑफ सोल्यूट दैट इज M इंटू M सोल्यूट। ठीक है, हमने निकाल लिया W सोल्यूट सोल्वेंट। ठीक है, अब मोलैलिटी, मोलैलिटी मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं M डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्वेंट 1000 D माइनस M इंटू M सोल्यूट। ये जो मास आया ये किस में आएगा, आपका ग्राम में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो W सॉल्यूशन है ये किस में है, आपके ग्राम में। डेंसिटी क्या है आपकी, ग्राम पर ml, ये आएगा आपके ग्राम में। ठीक है, ये भी आपके पास ग्राम में आएगा। आपको किस में चाहिए, किलोग्राम में। क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1000 से, 1000 मल्टीप्लाई होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मोलैरिटी का एक फॉर्मूला आ जाता है, किसके रिलेशन में, मोलैरिटी के टर्म्स में, कि 1000 इंटू M डिवाइड बाय 1000 इंटू D, 1000 इंटू M डिवाइड बाय 1000 इंटू D माइनस M इंटू M सोल्यूट। ये वो रिलेशन है जो आपको याद रखना है। पता है मुझे कि थोड़ा टफ है, बट प्रैक्टिस करके आप इसे याद रख सकते हो, और याद रख लोगे तो
बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, यहाँ आपको टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। ये m क्या है आपकी मोलेरिटी है, मोलेरिटी, ये याद रखना आप। ठीक है, मोलेरिटी, ये आपकी मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी ये क्या है, मोलर मास है सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना, केवल फॉर्मूला याद नहीं रखना है, उसके टर्म्स का मतलब भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं मोलेरिटी और मोलेलिटी में। आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, मोलेरिटी आपको दे दी जाए और मोलेलिटी पूछ ली जाए तो कैसे कर सकते हैं। ये इसका प्रोसीजर था, ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए आप क्या है, अगर मान लो एग्जाम में ये रिलेशन भूल भी जाओ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डेफिनेशन से फाइंड आउट कर सकते हो आंसर। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट दी मोलेलिटी ऑफ 2m NaOH solution, ठीक है, whose density is 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको क्या डिफाइन करना है, मोलेलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। 2m NaOH है और डेंसिटी है 1.2 ग्राम। एक तो आप फॉर्मूले से जा सकते हो, दूसरा नॉर्मल टर्म से। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो देखिए, तो हम कैसे करेंगे। 2m NaOH, मैं पहले विदाउट फॉर्मूला आपको बताता हूँ। 2m NaOH का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके जो सोल्यूट है उसकी मोलेरिटी कितनी है या उसके मोल्स कितने हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट 2 है, क्लियर है। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है 1000 ml। ठीक है, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml, जो हमने ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वही एक तो मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, दूसरा मास ऑफ सोलवेंट निकालना है। ठीक है, इन दोनों टर्म से हम पहले निकालते हैं मास किसका, सॉल्यूशन का। W सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 1.2 इंटू 1000, ये आएगा आपके पास 1200 ग्राम। एक इन्फॉर्मेशन तो ये आ गई। दूसरा, यहाँ से हम निकालेंगे मास किसका, सोल्यूट का, तो W सॉल्यूट, W सॉल्यूट क्या होगा आपका, मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं 2 इंटू मोलर मास NaOH 40, ये आ गया आपके पास 80 ग्राम। सोल्यूट का मास आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया, क्या निकालेंगे हम, सोलवेंट का मास। तो W सोलवेंट कितना आएगा आपके पास 1200 माइनस 80, ये आएगा आपके पास 120, 1120 ग्राम। ठीक है, आ गया, सब कुछ आ गया, फॉर्मूले में पुट कर दो। मोलेरिटी क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट 2 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, ये आपका ग्राम में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.12 kg, 1.12 kg। ठीक है, इसको और डिफाइन करो तो आप 200 डिवाइड बाई 112 m, ये आपकी आ गई मोलेलिटी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम करें उस फॉर्मूले से जो हमने करवाया था, देखिए कितना इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। m क्या था फॉर्मूला, 1000 इंटू m, m मतलब मोलेलिटी कितनी दी हुई है 2, तो 1000 इंटू 2 डिवाइड बाई 1000 इंटू d, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.2 माइनस m इंटू m सोलेंट, m क्या है आपका मोलेलिटी 2 इंटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट NaOH
कितना है 40। इसको सोल्व कर लीजिए आप, कितना आता है 2000 डिवाइड बाई ये है 1200 माइनस 80 कितना होता है 1120। दोबारा आंसर क्या आएगा 200 डिवाइड बाई 1112। यहाँ भी वही आ रहा है, आंसर तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक लाइन में हो गया और इसको करने में आपको 4-5 लाइन लगेगी, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशन तो है, हो सकता है थोड़ा सा टफ है, पर यूज करते करते आपको याद हो जाएगा। 1000 इंटू एम डिवाइड बाई 1000 इंटू डी माइनस एम जो आपकी मोलरिटी है इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर हम और जो दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है आपकी मोल फ्रैक्शन और पीपीएम, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम हमारी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, जो है आपकी मोल फ्रैक्शन। क्या है मोल फ्रैक्शन, कि किस तरह हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए मोल फ्रैक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं काई, क्या बोलते हैं काई, ठीक है। बाकी जनरली इसको हम एक्स ही बोलते हैं, ठीक है ना, एक्स, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए मोल फ्रैक्शन जो डिफाइन होता है मिक्सचर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। मिक्सचर में आपके 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उनमें कौन से कंपोनेंट का कितना परसेंट है, या मतलब उसका कितना रेशियो है, वो हम डिफाइन करते हैं मोल फ्रैक्शन के जरिए। जैसे एक मिक्सचर है, उसमें जैसे 100 ग्राम कोई मिक्सचर है जिसमें 50 ग्राम आपका ए है और 50 ग्राम बी है, तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालें तो हम मतलब हाफ तो कितना हो, हाफ 1/2 आपका ए होगा और 1/2 ही आपका क्या होगा कंपोनेंट बी, ठीक है ना। तो देखिए मोल फ्रैक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर मिक्सचर। ये हमेशा किसके लिए, एक मिक्सचर के लिए ही डिफाइन होगा, ठीक है। पहली बात, यहाँ बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में एक तो आपके पास सोल्यूट होता है और एक आपके पास होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब अगर हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता करना हो, किसका, सोल्यूट का, तो हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, सोल्यूट के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, और वी कैन से मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं इसको मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूट डिवाइड बाय एंड सोल्यूट प्लस एंड सोलवेंट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आपके लिए, ठीक है। किसके लिए, एंड सोल्यूट के लिए, एक्स सोल्यूट के, मतलब आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सोल्यूट का, ठीक है। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सोलवेंट का तो क्या हो जाएगा आपके फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, वो ही रहेगा। ऊपर किसके मोल्स आ जाएंगे, सोलवेंट के, मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये आपके किसका फॉर्मूला आ गया, एक्स सोलवेंट का, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगर मैं एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सोलवेंट को दोनों को ऐड करूं तो आपको कुछ दिखता है, एक्स सोल्यूट दिस प्लस एक्स सोलवेंट दिस, क्या आता है आंसर 1, ठीक है ना। ये नीचे भी एन सोल्यूट प्लस एन सोलवेंट हो जाएगा, दोनों में सेम है, ऊपर हो जाएगा एन सोल्यूट प्लस एन सोलवेंट। तो अगर हम कह सकते हैं यहां से कि एक्स जो है आपका सोल्यूट प्लस एक्स सोलवेंट, दोनों का जो एडिशन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ all the component the sum of all the components
द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए मिक्सचर, इन ए मिक्सचर, इन ए मिक्सचर इज ऑलवेज 1। आपका क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। कितने भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबका जो टोटल होगा वो कितना होगा, 1। एक इंफॉर्मेशन तो ये है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये, ठीक है ना। इससे अगर आपको मान लो क्वेश्चन में आपको दिए हुए 0.2 मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है सोल्यूट का, किसका, सोल्यूट का आपको मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ 0.2, इसका मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.8, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो इन्फॉर्मेशन ये होगी। अब अगर मैं यहीं से एक्स सोल्यूट डिवाइड बाई एक्स सोल्वेंट करता हूँ, एक्स सोल्यूट डिवाइड बाई एक्स सोल्वेंट, यहाँ मैं लिखता हूँ, आप नीचे लिखना इसको, ठीक है ना। एक्स सोल्यूट डिवाइड बाई एक्स सोल्वेंट, तो क्या आता है मेरे पास, ये नीचे वाली टर्म जो है वो तो दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। अपने पास क्या बचेगा, एन सोल्यूट डिवाइड बाई एन सोल्वेंट, मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये दूसरा रिलेशन है जो अपने को याद रखना है। इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वही रेशियो किसका होता है, आपके मोल्स का भी होता है, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है वही सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल का भी रेशियो है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आपका एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और किसी भी कंपोनेंट में अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, ठीक है। ये है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसे नोट कीजिए। फिर इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि कैसे हम मोल फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखिए, ठीक है ना, ये एक्स टाइप में ही होता है ये, ठीक है। इसको काई बोलते हैं, बाकी जनरली आप एक्स ही बोलना, ठीक है ना। देखिए, अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। देखिए, बहुत इजी टर्म्स होती है ये, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको मैं इजी बोल देता हूँ कि आपको NaOH एक्वस उसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.2, ठीक है। और आपको फाइंड करनी है मोलेलिटी, मोलेलिटी आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है जिसका मोल फ्रैक्शन है 0.2 और मोलेलिटी आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया है NaOH का 0.2, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा, तो हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का। वो कितना होगा आपके पास, 0.8, ठीक है। अब देखिए, एक रिलेशन हमने देखा था कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, मोल्स का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O दैट इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 0.8। ये किसके इक्वल होता है, 1/4। और यही किसके इक्वल होता है, मोल्स के रेशियो के। तो हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट और वी कैन से मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। क्लियर हुआ। या फिर इसको हम इजी फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ, आपके जो रेशियो आएगा आंसर ये आएगा मोल्स किसके आएंगे, सोल्यूट के, ठीक है, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है आपका NaOH, सॉल्वेंट क्या है H2O। दोनों फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है। तो सपोज करो हमने मान लिए, क्या मानना हमने, कि मोल्स ऑफ सोल्यूट है अपने पास X, ठीक है।
तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल सकते हैं, बिल्कुल 4 इंटू एक्स, तो यहाँ से हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4x। अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल गए तो यहाँ से मोल मास ऑफ सोल्यूट निकल सकता है, क्यों? क्योंकि मोलेलिटी में हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके इक्वल होगा? मोल्स 4x इंटू इसके मोलर मास के। मोलर मास कितना है H2O का? 18, ये हो गया 18, ये कितना हुआ 72x। अब निकालना क्या है? मोलेलिटी। मोलेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? x डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट 72x, ठीक है। ये आएगा अपने पास ग्राम में, ठीक है ना। अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको किलोग्राम में। डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 जाएगा ऊपर, यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपके पास 1000 डिवाइड बाई 72, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए आप और इजी तरीके से 500 डिवाइड बाई 36, और ज़्यादा सोल्व करना है तो 250 डिवाइड बाई 18, और आगे 125 डिवाइड बाई 9, ठीक है। इससे आगे नहीं होगा, फिर पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 125/9m, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन दिया हो तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वही किसका रेशियो है? मोल्स का। और फिर मोल से आपको कैलकुलेट करनी है मोलेलिटी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए इजी सा है कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है ना, कि मोल फ्रैक्शन में कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको दो रिलेशन ही याद रखने हैं इसमें, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, वो किसके इक्वल होगा? आपके 1 के इक्वल होगा। और मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वही उनके मोल्स का भी रेशियो होगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, ठीक है ना, दैट इज पीपीएम। जो 7th कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसे हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसे हम बोलते हैं पीपीएम, ठीक है। और एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, एक और क्या होता है आपका? पार्ट्स पर बिलियन, जिसे हम बोलते हैं पीपीबी। 1 मिलियन होता है आपका 10⁶, और 1 बिलियन होता है आपका 10⁹, ठीक है। देखिए बिल्कुल इजी होता है इसका अगर हम डेफिनेशन या उसकी बात करें तो इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। बस सिंपल, 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में जितने आपके मास होंगे किसका? सोल्यूट का, वही उसके क्या होंगे? पीपीएम, ठीक है। इसको हम डिराइव कर सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे डिराइव करते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है 200 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है। 200 ग्राम आपका सॉल्यूशन है जिसमें आपके 5 ग्राम क्या है? सोल्यूट, ठीक है। 200 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम क्या है? सोल्यूट। अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन होता तो आपके 5/200 ग्राम क्या होता? आपका सोल्यूट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन है, देखिए इसका हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, तो ये 10⁶ में कितना होगा? 5 डिवाइड बाई 200 इंटू 10⁶ ग्राम सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ से हम पीपीएम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? पीपीएम क्या होगा? 5 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई 200 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये आपके पास आ गया पीपीएम का फॉर्मूला। पीपीबी
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 10⁹ आ जाएगा पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। वो भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पीपीबी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹, ठीक है। इसके अलावा पीपीएम, देखिए पीपीएम क्या है, अगर मैं बात करूं पीपीएम को, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये जो 10⁶ है इसको मैं लिख सकता हूं 100 इंटू 10⁴, कोई दिक्कत नहीं। ये जो टर्म है ये हमने कहीं पढ़ी थी, ये क्या होता है, %W/W। तो यहाँ से हम पीपीएम के लिए एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, पीपीएम इज इक्वल टू %W/W इंटू 10⁴, ठीक है। और पीपीबी अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये %W/W इंटू 10⁻⁷। ये दो फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखिए पीपीएम जो हम यूज़ करते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है अपनी, ये तब हम यूज़ करते हैं जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना। जैसे आपको 1000 किलोग्राम दे दिया है सॉल्यूशन, 1000 किलोग्राम सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है, और उसमें आपका 1 ग्राम सोल्यूट है। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो 1000 में कितना है, 1 ग्राम है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻⁶, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में होगी ये, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसी छोटी छोटी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, इनसिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है, इनको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम कौन सी टर्म का यूज़ करते हैं, पीपीएम का। जैसे आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि जो एयर में जो पोल्यूशन होता है, या CO2 या SO2 जो गैस होती है, उनको हम पीपीएम में मेजर करते हैं। इसके अलावा आपके जो सी वाटर होता है, सी के अंदर समुद्र में, वहाँ पे जो क्लोराइड और सल्फेट्स होते हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बहुत कम होती है, वो भी हम पीपीएम या पीपीबी में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी नॉर्मली ये ज़्यादा काम आता नहीं है क्वेश्चंस वगैरह में। आपका मोलेरिटी, %W/W, W/V और मोल फ्रैक्शन, ये जो 5 टर्म है इनसे ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने एक तो किसके बारे में पढ़ा, मोलेलिटी के बारे में, ठीक है ना। मोलेलिटी, उससे पहले हमने मोलेरिटी के बारे में भी पढ़ा था, और आज हमने रिलेशन फाइंड आउट किया मोलेरिटी और मोलेलिटी में, ठीक है। इम्पोर्टेंट रिलेशन है, हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, एक बार में याद नहीं होगा, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई हेडेक नहीं लेना उस चीज़ की, ठीक है। इसके बाद हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा और लास्ट में हमने पीपीएम को देखा, ठीक है। तो ये हमारी 7 कंसंट्रेशन टर्म्स थी जो कंप्लीट होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई चीज़ों के साथ, ठीक है। तब तक बाय।